गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 ज्योग्राफी में अपना टॉपिक चल रहा था जलवायु, जिस पे अपन ने बेसिक बात की थी कि जलवायु होती क्या है। आज हम इसको चैप्टर के अनुसार आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जलवायु किस प्रकार से अपने क्षेत्रों को प्रभावित करती है और होती क्या है जलवायु। तो जलवायु के बारे में अपन सुनते हैं, वैसे सबसे ही पता चलता है कि जलवायु, वायु में जल की मात्रा, यानी जो अपने हवाएँ चलती है उन हवाओं में जल की मात्रा कितनी होती है उस जलवायु का, उसी से पता लगता है कौन सी जगह जलवायु नम है, कौन सी जगह शुष्क जलवायु है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने समझा था कि मौसम और जलवायु में अंतर क्या होता है। तो मौसम में क्या होता है, कुछ क्षणिक अल्पकालीन पर्यावरण में जो दशाओं में परिवर्तन होता है। अल्पकाल का मतलब कुछ ही सेकेंडों में जो परिवर्तन अपने को देखने को मिलता है उसको तो अपन बोलते हैं मौसम। एक लंबी अवधि के बाद में जब पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन होता है तो उसे अपन जलवायु बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। विभिन्न ऋतुओं में हम देखते हैं कि मौसम की जो दशा है वो उसमें अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। विभिन्न ऋतुओं के अंतर्गत जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होती है तो उसकी में क्या होता है, मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता है। जलवायु दशाओं में इसमें ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मौसमी दशाओं में ये परिवर्तन हम विशेष रूप से देखते हैं। तो मौसमी दशाओं में परिवर्तन सभी क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है। इसमें अपन देखते हैं कि मौसम अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं को तो अपन क्या बोलते हैं, अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, मौसम। जैसे कि अपन ने समझा था कि कभी धूप होती है, थोड़ी देर बाद में छाँव हो जाती है। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ होती है उनको अपन किस में शामिल करते हैं, मौसम में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जलवायु। तो यही जो बात कर रहे हैं पर्यावरणीय दशाओं में अल्पकालीन की जगह दीर्घकालीन परिवर्तन, एक लंबी अवधि के बाद में जो परिवर्तन होता है। जैसे अपन बात करें कई वर्षों बाद में हमारा जो टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 45 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ करके 52 डिग्री सेंटीग्रेड या 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। तो ये एक वर्ष में 2 वर्ष में नहीं होता ये परिवर्तन, ये एक लंबी अवधि के बाद में ये परिवर्तन अपने को देखने को मिलता है। आज से हम 20 साल 50 साल पहले की बात करें तो उस समय जो हाईएस्ट जून के महीने का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता था और आज वर्तमान में जून के महीने में जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसमें जो अंतर देखने को मिलता है उसको अपन जलवायु की श्रेणी में मानते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक शब्द आता है ऋतु। ऋतु अपन बोलते हैं, ऋतु क्या होती है, मौसमी दशाओं में होने वाले परिवर्तन। जो मौसमी जो दशाएं होती है उनमें 3 से 4 महीनों के दौरान, इसमें कहते हैं किसी स्थान पर 3 से 4 महीनों की औसत वायुमंडलीय दशाओं में, औसत वायुमंडलीय दशाओं को अपन क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं। यानी 3 से 4 महीने में, तभी तो अपन देखते हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। तो ये ऋतुएं जो होती है ये 3 से 4 महीनों में इनमें परिवर्तन वायुमंडलीय दशाओं में ऑटोमेटिक क्या होता है, परिवर्तन जो होता है उस परिवर्तन को अपन बोलते हैं ऋतु। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक शब्द आता है कि तापमान और वायुदाब जो होता है हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है। तापमान और वायुदाब एक दूसरे के विपरीत कैसे, कि जिस क्षेत्र में तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पर वायुदाब कम होगा और जिस क्षेत्र में वायुदाब कम होगा वहाँ पर तापमान, तो बात एक ही है दोनों कि तापमान अधिक होने पर, यहाँ पर अपन बात करें कि तापमान प्लस होगा तो वायुदाब हमेशा क्या होगा, वायुदाब हमेशा ही माइनस यानी कम रहेगा। तो ये एक दूसरे, अब जिस क्षेत्र में अपन बोले कि वायुदाब यदि प्लस में है तो वहाँ पर तापमान क्या होगा, कम होगा, यानी तापमान कम होगा। तापमान प्रभावित करता है वायुदाब को, वायुदाब तापमान को प्रभावित, बल्कि तापमान से ही वायुदाब का नियंत्रण होता है। तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा। तो ये वायुदाब से प्रभाव नहीं पड़ता है, तापमान के आधार पर ही इसका प्रभाव वायुदाब में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे कि हवा हमेशा जो होती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। हवाएं जो होती है, पवन जिसको बोलते हैं, पवन एक बवंडर के रूप में आगे बढ़ती है हवा, और पवन, हवा क्या होती है, स्थिर। तो हवाएं हमेशा उच्च से निम्न की ओर चलती है। उच्च का मतलब जहाँ पर ज़्यादा हवा होगी वहाँ से कम हवा की ओर ही तो बढ़ेगी। ये थोड़ी है कि सामने तो ऑलरेडी क्या है, हवा का बवंडर है और इधर से हवा चलकर उस बवंडर की ओर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हमेशा क्या होती है, हवाएं उच्च वायुदाब, जहाँ पर हवाओं का दाब ज़्यादा होता है उस क्षेत्र से जहाँ पर हवाओं का दाब नहीं होता है उस क्षेत्र की ओर संचालित होती है, उस क्षेत्र की ओर बढ़ती है। तो हवाएं हमेशा क्या होती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आगे चलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पवन की अगर परिभाषा देना चाहें तो पवन की परिभाषा क्या होगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा का यानी हवा का एक विशाल पुंज आगे बढ़ता है। तो उस विशाल पुंज क्या कहलाता है, पवन कहलाता है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ता हुआ हवा का एक विशाल पुंज पवन कहलाता है। तो पवन और हवा में अपन बोल सकते हैं कि पवन हमेशा गतिशील होती है,
हवा की जो गतिशील अवस्था होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। यानी हवा अगर गति के दौरान आगे बढ़ती हुई अवस्था में हो तो उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, पवन बोल सकते हैं। एक और शब्द आता है मानसून। मानसून अपन किसको बोलते हैं, तो ऐसी जलवायु जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में, ऐसी जलवायु जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण का होता है ऊपर की ओर उठना। और हवाएं जो होती है हमेशा क्या होती है, जब आगे की ओर बढ़ती है तो वो जैसे जैसे क्या होती है उनमें आर्द्रता कम होती जाएगी तो हवाएं ऊपर उठती जाएगी। जैसे जैसे आर्द्रता की कमी होगी और हवा उत्क्रमण होगी यानी उसका ऊपर की ओर उठना क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। जैसे अपन बोलते हैं मानसून का आगमन। हम राजस्थान की बात करें या भारत की बात करें तो भारत में मानसून का आगमन अपन मानते हैं जून के मध्य में। हिंद महासागर से मानसून आगे की ओर यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आगे बढ़ता है और केरल के तट से आकर के उस टकराता है। अब जैसे ही केरल के तट से आकर टकराता है तो हवाएं जो होती है उसमें जो नमी थी, आर्द्रता थी, उसमें कुछ वर्षा ज़्यादा, अधिकतर वर्षा वहाँ पर हो गई और उसके बाद में उसमें जैसे ही आर्द्रता की कमी हुई और वह हवा ऊपर उठती है और आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट कर। जब आगे की ओर बढ़ती है तो ऐसी जो स्थितियाँ होती है तो उससे बोलते हैं कि हवा मानसून ने क्या किया, केरल का तट क्रॉस कर लिया या केरल को क्रॉस कर लिया और अब आगे की ओर जैसे राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। तो राजस्थान में वो मानसून 10 दिन में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, वो हवा की जो पवन होती है उसकी गति पर निर्भर करता है कि कितनी तीव्र गति के साथ वो आगे बढ़ रहा है। तो इसी को अपन बोलते हैं मानसून का आगमन। तो ये अपनी बेसिक है। उसके बाद में अपन बात करें कि मानसून जो होता है उसमें मानसून और जलवायु में बहुत सारी एक रूपता भी दिखाई देती है और बहुत सारी विविधताएं भी देखने को मिलती है। मानसून और जलवायु में बहुत सारी एक रूपता, दोनों एक समान दिखाई देते हैं, बहुत सारी विविधताएं भी अपन देखने को मिलती है। तो इसमें अपन विविधताएं तो क्या होती है, जैसे अपन बात करें एक ही देश प्रादेशिक स्तर पर यह सब क्षेत्रों में अलग अलग होती है। हर देश का मानसून और वहाँ की जलवायु जो होती है वो अलग अलग देखने को मिलती है। अपन देशों की बात तो दूर की बात, अपने स्टेट जो प्रादेशिक यानी प्रदेश जो है, अपने जो राज्य, उन एक राज्य से दूसरे राज्य में भी मानसून में अंतर देखने को मिलता है, विभिन्नता देखने को मिलती है। प्रादेशिक भिन्नता सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके साथ साथ भारत के उत्तर और दक्षिण की अगर बात करें कि भारत के उत्तर वाला जो मानसून या जलवायु है, भारत के उत्तर की जलवायु और भारत के दक्षिण की जलवायु में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। उत्तरी जलवायु, अब ये अंतर क्यों पाया जाता है, इस शब्द को समझने के लिए एक चीज़ और समझना है कि अपन ने इस चीज़ को समझाया था। इधर वाले को मैं मिटा रहा हूँ। तो ये जो जलवायु है उसमें अंतर क्यों पाया जाता है भारत के उत्तर और दक्षिण में, तो इस चीज़ को हम ग्लोब या विश्व मानचित्र के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अपन ने बात की थी हमारे जो भारत की अक्षांशीय स्थिति है, भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री और 6 मिनट है। 37 डिग्री और 6 मिनट ये हमारी अक्षांशीय स्थिति। और अक्षांश क्या करता है, जलवायु को, अक्षांशों से ही जलवायु प्रभावित होती है। देशांतर समय का निर्धारण करते हैं उसी प्रकार अक्षांश हमेशा जलवायु का निर्धारण करते हैं। जैसे अपन बात करें, ये विश्व का मानचित्र अपन मानकर चलते हैं और इस विश्व के मानचित्र में ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। मैंने आपको बताया था कि सूर्य का सबसे ज़्यादा जो ताप होता है वो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा गिरता है। जैसे अपन ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक रेखा है जिसको 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। इस क्षेत्र को अपन ने क्या नाम दिया था, उष्णकटिबंध। ये क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्णकटिबंध। और इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। शीत और उष्ण, अब इन 2 शब्द, उष्ण का अर्थ होता है गर्म और शीतोष्ण का अर्थ होता है उससे थोड़ा, यानी न गर्म और न ठंडा। अब जब अपन भारत को देखते हैं तो भारत का जो मानचित्र आता है वो इस प्रकार से है। तो भारत के मानचित्र में भारत को ये बराबर 2 भागों में बांटती है। तो भारत का जो उत्तरी भाग है वो किस में चला गया, शीतोष्ण में, और भारत का जो दक्षिणी भाग है वो किस में चला गया, उष्ण में। तो भारत का इस क्षेत्र में दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग की जो जलवायु है उसमें काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। हम देखते हैं कई बार इस क्षेत्र में तापमान ज़्यादा रहता है, इस क्षेत्र में तापमान बहुत कम रहता है। मध्य भाग की बात करें तो मध्य भाग वाला जो क्षेत्र है उसमें तापमान, तो जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस क्षेत्र के दोनों की जलवायु है वो जलवायु में काफ़ी अंतर देखने, भारत में जलवायु में अनेक प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। अब ये जो भिन्नताएं होती है वो कौन कौन सी चीज़ों में अपने को देखने को मिलती है, जैसे अपन देखते हैं तापमान में अपने को भिन्नता दिखाई देती है। तापमान के साथ
आर्द्रता, नमी, इसमें भी भिन्नता देखने को मिलती है, वर्षा, इसमें भी अपने को भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये जो तापमान, आर्द्रता, वर्षा, ये सारी चीज़ें जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। उसके साथ साथ अगर बात करें पवनों की जो दिशा है या पवनों की जो गति है उसमें भी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये दोनों क्षेत्रों की जो जलवायु है वो क्या होगी, दोनों क्षेत्रों की जलवायु में काफ़ी महत्वपूर्ण। अब ये कुछ हमारे जो भारत के जो कुछ राज्य है वो उत्तरी भारत में आते हैं, कुछ राज्य दक्षिणी भारत। तो भारत के उत्तरी भारत के राज्य और दक्षिणी भारत के राज्यों में भी जलवायु में बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। तो इसके बाद में अपन देखते हैं कि जिसे हम अब ये जो जलवायु में जो भिन्नता है उसको किस माध्यम से हम अपने को कैसे पता लगेगा, तो हम इसको पवन, तापमान, वर्षा, ऋतु परिवर्तन, आर्द्रता, शुष्कता, इन रूपों में अपने सामने ही आती है। हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में आर्द्रता ज़्यादा यानी नमी है, दूसरे क्षेत्र में देखते हैं शुष्कता ज़्यादा है। जैसे अपन राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान में आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में जैसे अपन पहुँचते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में जैसे ही अपन पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, शुष्कता, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो उसमें नमी धारण करने की क्षमता, वहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता नहीं है। जबकि अपन पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के अंदर जो मिट्टी है, काली मृदा या कचारी में, जो इस प्रकार की जो मिट्टी है उसमें क्या होता है नमी, ये नमी को कई दिनों तक धारण किए हुए रहती है। जबकि पश्चिमी राजस्थान में जो जिसको अपन बोलते हैं बालू या रेत, तो रेत जो होती है उसमें पानी की मात्रा अगर पहुंचती भी है तो वो उसमें टिकती नहीं है, क्योंकि क्या होते हैं चट्टानों के या पत्थर के कण होते हैं, वो कणों में नमी को सोखने की क्षमता नहीं होती है। इस कारण से वहाँ पर शुष्कता ज़्यादा पाई जाती है, जबकि पूर्वी राजस्थान में आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हम पवन के माध्यम से, पवन यानी जैसे आप किसी क्षेत्र में देखते हो तो वहाँ पर ठंडी हवाएं चलती है, किसी क्षेत्र में गर्म हवाएं चलती है। फिर उसके बाद में कई क्षेत्र का तापमान ज़्यादा होता है, किसी क्षेत्र का तापमान कम होता है। वर्षा, किसी क्षेत्र, अभी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में तो वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि पूर्वी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान की अपेक्षा वर्षा ज़्यादा होती है। उसके बाद में शुष्कता, ये इन चीज़ों से अपन ये पता लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार दूसरे क्षेत्र के साथ भिन्न है। भिन्न का कई बार क्या होती है, दोनों क्षेत्रों की जलवायु जो है उनमें कितना अंतर पाया जाता है, तो जलवायु का अंतर हम इनके माध्यम से समझ सकते हैं। इसी में अपन देखते हैं कि गर्मियों के महीनों में जैसे मरुस्थल में ये अंतर जो है वो अपने सामने कैसे नज़र आता है। गर्मी जो होता है, ग्रीष्म ऋतु जो होती है, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी मरुस्थल में 55 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है, जबकि इस सेम उसी समय, जबकि अपन बात करें जब ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी मरुस्थल का तापमान 55 डिग्री होता है, उसी दौरान जम्मू कश्मीर का जो लेह क्षेत्र है, उस लेह क्षेत्र का एक जिला है जिसमें -45 डिग्री तक अब एक ही देश के अंतर्गत दो प्रकार की जलवायु, एक देश में जहाँ पर एक पर तो -45 डिग्री टेम्परेचर माइनस में, और एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर 55 डिग्री टेम्परेचर प्लस में है। तो वहाँ पर कितनी ज़्यादा गर्मी और वहाँ पर कितनी ज़्यादा सर्दी, इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं अपनी जलवायु में कितना अंतर पाता है। दूसरा, राजस्थान के संदर्भ में बात करें, राजस्थान में चूरू जिले में सेम वही ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें, राजस्थान के चूरू जिला जो है उसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। ठीक उसी समय अरुणाचल प्रदेश में ये जो टेम्परेचर होता है ये 19 डिग्री होता है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वी जो भारत है, उस पूर्वी भारत का एक राज्य है, उस राज्य में कभी एक जो अरुणाचल प्रदेश है तो वहाँ पर टेम्परेचर 19 डिग्री, जबकि पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में टेम्परेचर जो होता है 50 डिग्री होता है। तो दोनों क्षेत्रों में कितना अंतर देखने को मिलता है। दिसंबर की अगर बात करिए तो थी अपने जनवरी, इसके ग्रीष्म ऋतु यानी जून के महीने में, मई जून वाले महीने में। अब अपन बात करें दिसंबर, जब सबसे ज़्यादा सर्दी होती है, शीत ऋतु का वो महीना जिसमें सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वो महीने जो है उसके अंतर्गत अगर देखें तो जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है जिसको द्रास के नाम से, द्रास ज़िला है जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में चलता है, -45 डिग्री तक पहुँच जाता है। और ठीक उसी समय दक्षिणी भारत की अगर बात करें, दक्षिणी भारत में केरल की जो कैपिटल है, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर अपन देखते हैं 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर का जो तापमान है वो समान बना रहता है। तो इस प्रकार से अपन अपनी जो जलवायु में अंतर पाया जाता है, प्रादेशिक अंतर पाया जाता है, उन प्रादेशिक अंतरों को इसके माध्यम से समझ सकते हैं। और इससे अपने को ये भी पता लगता है कि भारत के प्रत्येक स्थान की जो जलवायु है वो अलग अलग ही पाई जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसमें, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि अब ये तो थी तापमान की बात, अब वर्षा की बात करते हैं।
तो वर्षा की बात में वर्षा में भी प्रादेशिक भिन्नता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब इसको समझने के लिए जैसे अपन बात करते हैं कि हिमालय जो क्षेत्र है उसमें वर्षा जो होती है वो हिमपात के रूप में, बर्फ़ के रूप में होती है। हिमालय में वर्षा जो होती है वो बर्फ़ के रूप में होती है, जबकि उसी के अनुरूप अगर बात करें, जबकि अन्य क्षेत्र जो है जिसमें जो वर्षा होती है वो किस रूप में होती है, बूंदों के रूप में। हिमालय क्षेत्र में वर्षा जो होती है वो कैसे होती है, बर्फ़ गिरती है हिमालय क्षेत्र में, जबकि अन्य क्षेत्रों में अपन चले जाए, अन्य किसी भी प्रदेश में अपन चले जाए तो वहाँ पर जो वर्षा होगी वो बूंदों के रूप में नीचे गिरती है। दूसरा अंतर साथ ही साथ अपन देखते हैं तो वर्षा के प्रकारों में भी बहुत सारा अंतर देखने को, यानी कौन कौन सी, किसी जगह ज़्यादा वर्षा होती है, किसी जगह कम वर्षा होती है, तो ये अंतर भी अपने को देखने को मिलता है। इसके अपन बात करें विपरीत, मेघालय क्षेत्र में जो गारो खासी और जयंती है उसमें मेघालय की खासी वाली जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों में एक स्थान है चेरापूंजी, जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा का औसत दर्ज किया हुआ है। तो यहाँ पर तो अपन देखते हैं कई बार 1080 से ऊपर 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और ठीक इसके विपरीत अपने भारत की बात कर रहे हैं अपन, भारत में मेघालय जो है, मेघालय के चेरापूंजी में मासिनराम नामक स्थान जो है उस क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा, विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की जाती है। और ठीक उसके विपरीत अगर राजस्थान के जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में 0 से 5 डिग्री 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 0 से 10 सेंटीमीटर वर्षा अपन वहाँ पर बात कर रहे थे कि मेघालय में 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के जैसलमेर में कितनी, 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये इतना ज़्यादा अंतर अपने को विशेष रूप से वर्षा के रूप में भी देखने को मिलता है। मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों में एक दिन में इतनी वर्षा होती है, यानी इसमें बताया है अपने बुक के अनुसार कि मेघालय जो क्षेत्र है उस मेघालय में एक दिन में जितनी वर्षा होती है उतनी वर्षा जैसलमेर में पूरे 10 वर्षों में नहीं होती। जैसलमेर में 10 वर्षों में जो वर्षा होती है वो भी उतनी नहीं होती जितनी कि मेघालय में एक दिन में वर्षा होती है। तो ये जो अंतर है, ये जो भिन्नता है, ये भिन्नता अपने लिए विशेष रूप से अपन जलवायु के रूप में इसको देख रहे हैं। तो जलवायु के रूप में ये भिन्नताएं अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करें ठीक उसी प्रकार उत्तर पश्चिमी हिमालय का कौन सा भाग, जैसे अपन बात करें ये भारत, और ये इसमें भारत में ये वाला जो पार्ट है, हिमालय वाला जो पार्ट है, तो उत्तर पश्चिमी कौन सा, ये उत्तर और ये पश्चिम। तो उत्तर पश्चिमी हिमालय इसकी बात कर रहे हैं। उत्तर पश्चिमी हिमालय की अब जब अपन बात कर रहे हैं तो उत्तर पश्चिमी हिमालय में क्या है, तथा पश्चिमी मरुस्थल, ये उत्तर पश्चिमी हिमालय, और इसी के नीचे अपन बात करें पश्चिमी मरुस्थल। तो उत्तर पश्चिमी हिमालय और राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है उन पश्चिमी मरुस्थलों में भी वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है। इस क्षेत्र में ये ऐसे क्षेत्र है जिनमें वार्षिक वर्षा का जो औसत दर्ज किया जाता है वो 10 सेंटीमीटर से कम मिलती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय, इसी के ये उत्तर पश्चिम, इसमें 10 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है, जबकि इसके उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय जो है उस मेघालय में अपन देखते हैं कि वहाँ की जो वार्षिक औसत वर्षा है वो 400 सेंटीमीटर से ऊपर है। यहाँ पर 10 और यहाँ पर 400, एक तरफ 10 है तो एक तरफ 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये वर्षा में भी किस प्रकार से अपन देखते हैं कि भिन्नताएं पाई जाती है, ये भिन्नताएं हर जगह देखने को मिलती है। इसी के अनुरूप अगर बात करें कि जुलाई या अगस्त के महीने में गंगा नदी का जो डेल्टा होता है या उड़ीसा के जो तटीय भाग होते हैं वहाँ पर हर तीसरे दिन बहुत तेज़ तूफान और वर्षा होती है। गंगा नदी का डेल्टाई क्षेत्र और उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर 2 से 3 दिन में 5 दिन के गैप पर बहुत तीव्र और प्रचंड वर्षा होती है। जबकि इन्हीं महीनों के अंतर्गत यहाँ से जो अपन बात कर रहे हैं, जैसे अपन भारत वाले किसकी बात कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र से 1000 किलोमीटर दूर, अब 1000 किलोमीटर दूर कौन सा क्षेत्र है, दक्षिण में, इसी के जस्ट नीचे दक्षिण वाला जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है उस तमिलनाडु वाले क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं, जहाँ पर अपन देखते हैं ये जो यहाँ पर प्रचंड और तीव्र, इस क्षेत्र में भी वर्षा ज़्यादा होती है। अपन बात करें उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में, इस उड़ीसा वाले क्षेत्र में हर 2 से 5 दिन में क्या होता है, प्रचंड तूफान देखने को मिलता है। ये कौन सा है, उड़ीसा। तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में प्रचंड तूफान और तेज तीव्र वर्षा दिखाई देती है। यहाँ से अपन बात करें 1000 किलोमीटर नीचे तमिलनाडु का जो क्षेत्र है ये शांत और शुष्क क्षेत्र है, उसी दौरान शांत और शुष्क रहता है। तो ये अंतर जो देखने को मिलता है, ये भिन्नताएं जो देखने को मिलती है, ये हमारे लिए जलवायु को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश के अधिकतर जो भाग है वहाँ पर वर्षा जून और सितंबर के बीच में होती है,
जून और सितंबर में, संपूर्ण देश के अंतर्गत जून से लेकर के सितंबर का जो टाइम होता है, इस दौरान सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन ये एक क्षेत्र ऐसा है तमिलनाडु, इस तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा हमेशा ही शरद ऋतु यानी कौन से महीने में, जब सितंबर के बाद में, जब बाद वाला जो समय स्टार्ट होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो शरद यानी शीत ऋतु जब प्रारंभ होती है तो उसके बाद में वहाँ पर वर्षा होना प्रारंभ होती है। कौन से क्षेत्रों में? तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में। तो ये आज अपन देखा था कि इस प्रकार से अपनी जो जलवायु है उसमें वर्षा के रूप में, तापमान के रूप में, आर्द्रता के रूप में, या पवनों की दिशा या गति के रूप में, ये अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अब अपन नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा कि किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित, कौन कौन से कारक करते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के में अपन क्या पढ़ेंगे? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में। आज हमने जलवायु 2 दिन हो गए, अपन ने कल बेसिक पढ़ा था, आज इसको चैप्टर के अनुसार इसके नोट्स भी मैंने आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए। तो नोट्सों को आप पहले ध्यान से पढ़ें और फिर इस वीडियो को ध्यान से सुने। धन्यवाद।